Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss algorithm, its role in problem solving, how we can measure the efficiency of an algorithm, and then we will actually solve some examples by making their algorithms. आगे चलने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि in the last lecture we discussed the concept of problems and how we can define problems, analyze the problem, how we can plan their solution, what are candidate solutions, and then how to select the best out of them. अगर आप लोगों का लास्ट लेक्चर मिस है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है. इसके अलावा 10th क्लास के तमाम लेक्चर्स आप उसकी प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं. एल्गोरिथम, बेसिकली एल्गोरिथम is a step-by-step procedure to solve any problem. किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, उसके अंदर हम स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं, तो उसको हम एक एल्गोरिथम कह रहे होते हैं. नॉर्मली एल्गोरिथम्स जो हैं वो सिंपली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं और उनके स्टेप्स को अकॉर्डिंगली नंबर कर दिया जाता है कि स्टेप 1 ऑब्वियसली जो सबसे पहले किया जाएगा वो स्टेप 1, उसके बाद जो परफॉर्म होगा स्टेप 2 एंड सो ऑन. इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हम पहले उसका एल्गोरिथम बनाते हैं. एल्गोरिथम के बाद उसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है और फ्लो चार्ट के बाद उसको कोड किया जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. इट डजंट मैटर कि हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं. द मोस्ट इनिशियल पार्ट फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज द एल्गोरिथम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर व्हाट लैंग्वेज यू आर स्टडिंग और प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, दिस विल बी द फर्स्ट थिंग टू डू. उसके बाद जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर डिस्कस किया था कि वी कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशंस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम. तो इसका मतलब ये है कि वी हैव सो मेनी कैंडिडेट सॉल्यूशंस. तो कैंडिडेट सॉल्यूशंस के अंदर से कोई एक सेलेक्ट करना, द बेस्ट अमंग द कैंडिडेट सॉल्यूशंस. इसी तरीके से एल्गोरिथम्स के अंदर भी हमने बेस्ट सेलेक्ट करना होता है. अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि बेस्ट कौन सा होता है एल्गोरिथम? जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये देखा था कि जो भी हमारे पास कैंडिडेट सोल्यूशन आते हैं उसके अंदर से हम स्पीड, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करके बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करते थे. इन केस ऑफ एल्गोरिथम हम उसकी एफिशिएंसी को मेजर करेंगे. हर एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर किया जाएगा और एफिशिएंसी मेजर करने के लिए हम फोकस करेंगे कि कौन कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, कौन सा एल्गोरिथम. और रिसोर्सेज से मुराद हुआ करेगी उसकी स्पीड, टाइम और मेमोरी स्पेस, कि कौन सा एल्गोरिथम कितनी जल्दी हमारा काम कर देता है और कितने टाइम में. ऑब्वियसली टाइम एंड स्पीड बोथ आर रिलेटिव. और उसके बाद कि वो आपके कंप्यूटेशनल मेमोरी कितनी ले रहा है और आपके सिस्टम की मेमोरी को कितना कवर करता है, ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी. आफ्टरवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉपर एल्गोरिथम्स. अब हम इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इफ वी मिस एनीथिंग. एल्गोरिथम मीन्स मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और अ प्लान. इन सब का एक ही माने होता है, सिनोनिम्स है ये. एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सॉल्विंग मेथड दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो. तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, दैट इज द मोस्ट पेट एंड इजी डेफिनेशन फॉर एल्गोरिथम. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. Simple. It is a set of steps that clearly defines a sequence of operations to solve a problem. तो एक ही बात है, बस अंदाज़े बयान डिफरेंट है. Role of algorithm in solving problem. Algorithm plays an important role in computer programming. Computer programming is the process of taking an algorithm and coding it in a programming language. Formulating an algorithm is the first step for developing a computer program. As I have told you कि ये किसी भी problem solving के अंदर first step होता है, no matter what programming language you are using. सबसे पहले हर प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बनाया जाता है. उसके बाद आ जाती है मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम. द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द प्रॉपर्टी विच रिलेट द एल्गोरिथम टू द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज्ड इन इट. एफिशिएंसी से मुराद ये है कि एक एल्गोरिथम
कितने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है। एन एल्गोरिथम मस्ट बी एनालाइज्ड टू डिटरमिन इट्स रिसोर्स यूजेज। जिस भी एल्गोरिथम को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, वो हम करेंगे किस पे फोकस करते हुए, उसके रिसोर्सेज के यूजेज के ऊपर। रिसोर्सेज कौन कौन से जी? टाइम, मेमोरी, स्टोरेज स्पेस। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी वी विश टू मिनिमाइज रिसोर्सेज यूजेज। और जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होती जाएगी, मिनिमम होता जाएगा उसका रिसोर्सेज का यूज। However, the various resources cannot be compared directly. हम resources को आपस में directly compare नहीं कर सकते. So, which of two algorithm is considered to be more efficient often depends on which measures of efficiency is considered the most important. तो जहां पर भी हम दो algorithms को आपस में compare करेंगे, उन दोनों में से उसको अच्छा माना जाएगा जिसकी efficiency ज्यादा होगी, और efficiency ज्यादा होगी उसकी जो minimum resources को इस्तेमाल करेगा। और जो रिसोर्सेज हमने ऊपर डिस्कस किए, यहां पर भी बताए कि रिक्वायरमेंट ऑफ हाई स्पीड, मिनिमम मेमोरी यूजेज इज कंसिडर्ड। देयर मे बी सेवरल एल्गोरिथम्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स हो सकते हैं कि काम को करने के लिए। हाउ फास्ट अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट एल्गोरिथम। तो ये उसके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो इसी मसले को कितनी ज्यादा जल्दी हल कर लेता है। Therefore, analysis of algorithms is very important to compare algorithms and conclude that which one is better than the other. Analyzing the efficiency of algorithm means comparing efficiency of different methods of solutions of a problem. ठीक है जी, कि algorithms को select किया जाएगा, बेस्ट एल्गोरिथम वो होगा जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होगी जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल करेगा। Alright, algorithm for solving problems. This section represents algorithms to solve various mathematical problems. This develops skills in finding solutions of a problem. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम्स बनाएंगे, वो स्टेप्स बनाएंगे कि जिसके थ्रू हम उसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले, और ये सबसे सिंपलेस्ट भी होगा, फाइंड द सम प्रोडक्ट इन एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। अब हम आगे चलने से पहले इसको थोड़ा सा खुद से देख लें आप, कि अगर आपने 5 नंबर का सम, एवरेज और प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होंगे नंबर्स। अगर आपके पास 5 नंबर होंगे तभी आप उनका सम, प्रोडक्ट, एवरेज ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा इनपुट का होगा, उसके अंदर हम इनपुट ले लेंगे। अच्छा, यहां पर बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द एल्गोरिथम वी प्लान द सोल्यूशन, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि हमने इनपुट के तौर पर क्या चाहिए, हमें 5 नंबर्स की इनपुट चाहिए, जिन नंबर्स को हमने सम, एवरेज और प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट आउटपुट क्या होगी कि हम उसका सम, एवरेज और प्रोडक्ट दिखा सकें। और प्रोसेस क्या होगा कि उनकी एडिशन करनी होगी, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी और डिवीजन, सम की डिवीजन करनी होगी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर फॉर फाइंडिंग द एवरेज। ये होगा हमारा प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं एल्गोरिथम को। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट लिखा हमने, और हमने कहा लेट द 5 नंबर्स बी a is equals to 2, b is equals to 5, c is equals to 8, d is equals to 4 and e is equals to 12. These are just an example of the numbers. You can take any number you want. तो अगर आपको कोई भी किसी किस्म का एल्गोरिथम आता है और उसके अंदर आपको वैल्यूज नहीं दी हुई, तो आप अपनी मर्जी से वो वैल्यूज ले सकते हैं। ये वैल्यूज कहीं याद ना कर लेना। स्टेप नंबर 2 फाइंड द सम। हमारा स्टेप नंबर 2 क्या था, जब हमारे पास एक दफा नंबर्स आ गए तो अब हम देखेंगे उस हमारी रिक्वायरमेंट मजीद क्या थी। सम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा सम, और हमने 5 के 5 नंबर्स के वेरिएबल्स के नाम यहाँ पर लिख दिए और उनके दरमियान में हमने एडिशन का ऑपरेटर लगा दिया। हमारा सम वाला काम हो गया। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना था प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने दरमियान में स्टैरिक लगाया। एज आई गेस कि आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया होगा कि कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल एक्स का सिंबल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो प्रोडक्ट हमने एक नाम रखा वेरिएबल का और उसके अंदर हमने इन सब के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लगा दिया। उसके बाद एवरेज निकालनी थी, तो एवरेज का फार्मूला आप लोगों को
पता है कि एवरेज द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी एवरेज की एग्जांपल डिस्कस करते हुए इसका फार्मूला डिस्कस किया था। तो हम क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू जो सम हमने इस स्टेप के ऊपर फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और डिवीजन के लिए हम हमेशा फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल इस्तेमाल किया करेंगे कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी 5 है। और ये हमें कैसे पता लगा कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी 5 है, क्योंकि यही चीज क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। फिफ्थ स्टेप के ऊपर हमने जो कुछ फाइंड आउट किया उसको हम आउटपुट शो कर देंगे। याद रखिए कि अगर आपका एक प्रॉब्लम, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर आउटपुट नहीं दिखा रहा तो सब कुछ यूजलेस है। जब तक यूजर को, इस्तेमाल करने वाले को आउटपुट नहीं मिलेगी, कंप्यूटर सारा कुछ जो मर्जी करता रहे, जब तक सामने बैठे यूजर को उसकी आउटपुट नहीं मिलेगी, आपका सारा सॉफ्टवेयर फजूल है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और उसके बाद हम लास्ट स्टेप के ऊपर स्टॉप कर देंगे अपने इस काम को। तो आपने देखा कि काफी सिंपल सी बात है, जो कुछ आप अपने दिमाग में पहले से करते रहे हैं, ठीक है, बस उन्हीं को हमने स्टेप्स देने हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे, वी आर जस्ट नेमिंग देम सम स्टेप्स, दैट्स ऑल। सिर्फ कुछ स्टेप्स के नाम रख रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कर रहे। स्टेप 1 पे ये कर लो, स्टेप 2 के ऊपर ये कर लो। मैथ्स के अंदर आप शुरू से यही करते आए हैं, ठीक। एक और एग्जांपल जिसकी देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। हमारे पास 3 अनइक्वल नंबर्स हैं, ठीक है, और हमने उसका सबसे ये बताना होगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा। तो प्लानिंग द सोल्यूशन के लिए क्या है, सबसे पहले इनपुट ले लें, तीनों नंबर ले लिए हमने। उसके बाद हमने रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगी, इनमें से सबसे बड़ा बता दें। और प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ 2-2 करके, और जो उनमें से बड़ा होगा उसको हम आउटपुट दे देंगे। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, हमने 3 नंबर्स की वैल्यू ले ली, a इज इक्वल टू 10, b 20, c 30। उसके बाद स्टेप 2 के ऊपर हमने चेक किया कि अगर इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन c, तो अगर a आपका b से भी बड़ा है और a आपका c से भी बड़ा है तो इट मींस a इज द लार्जेस्ट। तो हमने एक लार्जेस्ट नामी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवा दी a। अदरवाइज क्या करेंगे, गो टू स्टेप नंबर 4। और अगर अदरवाइज नहीं होता, ये ट्रू हो जाता है कि a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, तो हमने लार्जेस्ट में a रखवा दिया और अदरवाइज वाला काम नहीं होगा। अदरवाइज का मतलब है जब ये वाली बात गलत साबित हो गई है, ये ट्रू नहीं हुई है, ये फॉल्स है, सिर्फ तब हम अदरवाइज वाला पार्ट चलाएंगे। वरना क्या होगा, सीक्वेंस के अंदर दिया हुआ अगला पार्ट है गो टू स्टेप 7, तो ये हमें जंप करवा रहा है स्टेप 7 के ऊपर। एंड स्टेप 7 इज आउटपुट लार्जेस्ट, और स्क्रीन के ऊपर लार्जेस्ट की वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, दैट इज a। पर अगर a सबसे बड़ा नहीं होता तो क्या होगा जी, अदरवाइज चलेगा। अगर ये वाली कंडीशन सारी फॉल्स हो जाती है कि दैट a इज नॉट ग्रेटर देन b और ग्रेटर देन c, तो फिर अदरवाइज चलेगा। तो हमें स्टेप नंबर 4 पे जाना होगा। स्टेप नंबर 4 इज चेक इफ b इज द लार्जेस्ट नंबर। तो जहां a, अब हम क्या करेंगे कि b को चेक करेंगे क्या वो a से बड़ा है और c से बड़ा है। अगर इन दोनों से बड़ा है तो लार्जेस्ट के अंदर b रखवा दें और अगले स्टेप पे चले जाएं, गो टू स्टेप नंबर 7। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, b a और c से बड़ा नहीं है, तो फिर क्या करेगा, गो टू स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 पे आएगा। अब हमारे पास वैल्यूज ही 3 है, a भी सबसे बड़ा नहीं है, b भी सबसे बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू कंपेयर एनी मोर, c ही सबसे बड़ा होगा। तो हम लार्जेस्ट के अंदर c रखवा देंगे और उसके बाद 7 आ जाएगा, आउटपुट लार्जेस्ट, स्टॉप। दिस इज अ बिट डिफरेंट मैथमेटिकल क्वेश्चन देन द लास्ट वन, क्योंकि ये काम आप लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बड़ी आसानी से करते रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट होता है और आप एक दूसरे से पूछते हैं भाई किसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। तो जैसे जैसे आप पूछते जाते हैं तो अपने अपने जहन के अंदर उस स्टूडेंट का नाम रख लेते हैं जिसके आपको नंबर सबसे ज्यादा पता लगते हैं। कि आपने अपने फ्रेंड से पूछा, अगर उसके थोड़े से नंबर आउट ऑफ 10 उसने बताया जी मेरे 7 है, तो आपने कहा अच्छा 7 हुआ लार्जेस्ट। फिर आपने बाकियों से भी इंक्वायर किया। इस तरह करते करते किसी ने आपको 8 बताया तो आपने उस बच्चे का नाम जिसने 8 बताया अपने जहन में रख लिया। और अगर किसी ने बाद में 9 या 10 बताया तो इस तरीके से आप ये सारे काम पहले से करते रहे हैं। मैंने आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ाई, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द होल प्रोसेस। हमने क्या किया है, वी जस्ट गिव सम सिंपल स्टेप्स। हमने सिर्फ उनको स्टेप्स के नाम दिए हैं। हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। नाउ दिस इज रिलेटेड टू फिजिक्स।
अगेन फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma। अब यहां पर उन्होंने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और मास और फोर्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो F इज इक्वल्स टू ma है, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F ओवर m। ठीक है, प्लानिंग द सोल्यूशन। इनपुट क्या चाहिए होगी हमें, मास और फोर्स इनपुट आ जाएगी, आउटपुट क्या है, एक्सेलरेशन हमें चाहिए, और प्रोसेस क्या होगा, हम डिवाइड कर देंगे फोर्स को मास से। सब स्टेप नंबर 1 के ऊपर क्या किया हमने, लेट कर लिया कि m 50 है और फोर्स हमारी 12 है। कंप्यूटर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग देयर यूनिट्स। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम यूनिट्स पे फोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम एक्सेलरेशन को, a इज इक्वल्स टू f ओवर m। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर एक रिवाज है कि रिवाज को हम कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन है कि फॉर अ वेरिएबल वी ऑलवेज यूज कैपिटल अल्फाबेट्स। अदरवाइज आपको पता है कि एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a और मास के लिए स्मॉल m इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल M इज फॉर मीटर। ठीक है जी, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम। आप कंप्लीट एक्सेलरेशन भी लिख सकते थे, z भी लिख सकते थे, x भी लिख सकते थे। दीज आर जस्ट वेरिएबल्स, ये कोई और चीज़ नहीं है। उसके बाद जो भी आंसर आया a के अंदर चला गया और हमने आउटपुट कर दिया, a को स्टॉप हो गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एल्गोरिथम और इन 3 एग्जाम्पल्स के अंदर अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।